हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का यूपी बोर्ड का 15th चैप्टर जो है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम बताने वाले हैं प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। बहुत ही इजी ट्रिक्स है जो आप अगर एक बार देख ले तो रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस चैनल पर आपको रटना सिखाया ही जाता है। रटना तो हमारे खून में ही नहीं है। चलिए, आपका कीमती वक्त न जाया करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। हम यही पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। हाँ सर, हम यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया तो ये कैसे काम चलेगा? तो कर दीजिए भाई, धड़ाधड़। चलिए, हम काम पे लग जाते हैं अपने। इससे पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो मैं फिगर प्रिज्म का बना रहा हूँ वो आपको अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नहीं भी आया कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ। प्रिज्म क्या होता है सर? प्रिज्म किसी दो पृष्ठ से मिलकर बने होते हैं। ये हो गया प्रथम पृष्ठ, क्योंकि फिगर क्लियर बनना चाहिए। फिगर छोटा थोड़ा सा हो गया था, फिगर नहीं आएगा तो ये आप नहीं कर पाएंगे। एक पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, इसको हमने क्या किया, मिला दिया। इसको हमको क्या कहते हैं सर जी? अपवर्तक कोण। ठीक है, हमने डाला प्रिज्म पर प्रकाश। ये आ गई हमारी आपतित किरण। जब ये हमारी आपतित किरण आई, अब तो आप समझ ही जाएंगे, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। आपतित किरण, मान लीजिए ये किरण P है और ये मान लीजिए O है, PO। सॉरी, O थोड़ा अगल बगल लिखना होगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ O। अब क्या? अब आगे प्रोसेस के लिए सर पृष्ठ पर आप अभिलंब डालिए। आप ही ने तो बताया था, आप पूछ रहे हैं अब क्या? ये हमने डाल दिया अभिलंब। अब सर सघन से, सर विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी। भाई अब मैं आपसे पूछ के ही करूंगा ना। ये हो गई हमारी अभिलंब की ओर किरण, झुक गई। हाँ सर, अभिलंब की ओर झुक गई। अब यहाँ क्या आप सघन से विरल में जा रही है? सर सघन से विरल में अभिलंब से दूर हटेगी। पहले सर अभिलंब तो बनाइए। ये लीजिए, हमने अभिलंब बना लिया। अब अभिलंब से दूर हटना है, अर्थात ये ऐसे है, इधर जाएगी, अभिलंब के पास ही रहेगी, इधर जाएगी नहीं, मतलब नीचे आएगी। ये आगे कुछ ऐसे। अरे ये सर बना दिया आपने, तो इसको दे दीजिए नेमिंग। ये हो गया M और ये हो गया N। अरे सर ये आप तो बहुत बड़े बेवकूफ़ है, कोण तो डाले ही नहीं। तो ये सर ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है। इसके बीच में बने कोण को क्या कहते हैं सर जी? हम लोग आपतन कोण। इसको I से डिनोट कर दीजिए। और ये कोण क्या कहलाता है सर जी? ये कहलाता है अपवर्तन कोण। E से डिनोट कर दीजिए। अब इसको सर जी दे दीजिए R1। इसको मैंने मान लिया R1। अरे सर जी ये भी क्या है? अगर आप देखेंगे तो ये अब इसका अपवर्तक किरण है, पहले पृष्ठ का अपवर्तन कोण हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसका आपतन कोण। इसको हम लोग R2 नेम दे देते हैं। अभिलंब, ये अपवर्तित किरण इससे अपवर्तित हुई और अभिलंब के बीच बने कोण को प्रथम कोण होते हैं। इतना इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब हमें सर विचरण कोण बनाना होगा, तो विचरण कोण बनाने के लिए क्या कहते हैं? आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं, अब अपवर्तन कोण को पीछे की ओर, अपवर्तित किरण को पीछे की ओर। ये बन गया हमारा, इसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं। ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक पॉइंट बस और मैं जोड़ूंगा। यहां तक तो फिगर पीछे वाला ही है, सबको समझ में आएगा। एक पॉइंट में और जोड़ूंगा। ये देखिए, ये क्या है? एक, सॉरी अभी आप इसको मत देखिए, आप दूसरी चीज देखिए। ये देखिए, ये क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये अभिलंब है और ये अपवर्तन कोण है। तो ये भी तो देखिए हमारा ऐसे सीधे अभिलंब है और ये अपवर्तन कोण, और ये कोण बराबर होंगे। हाँ सर जी, ये और ये आपस में, इन दोनों के बीच बना कोण, ये दोनों के बीच बना कोण बराबर है। ये I है और ये भी समझेंगे तो I है, क्योंकि देखिए ये अपवर्तित किरण वही किरण है और ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है। अगर आप पढ़े होंगे कि
इनके इनके बीच के ऐसे देखिए दो क्रॉस लाइन करती है, तब भी अब मैथ भी पढ़े होंगे तब भी देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होता है, लेकिन आप इससे मत देखिए। अगर आप इससे देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि ये कोण जो पूरा कोण है और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। या हम कह सकते हैं कि ये अभिलंब है और सर जी ये भी अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है तो ये भी अपवर्तित किरण है, तो इन दोनों के बीच बना कोण इन दोनों के बीच बना कोण बराबर है, दोनों वही बात है। ठीक है सर, बराबर है। तब क्या करें, बराबर है तो चार डालें। अगर देखिए ये पूरा आई है और ये भी पूरा आई है, तो इसको हम R1 मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा I माइनस R1, ये क्या हो जाएगा I माइनस R1, I माइनस R1। ठीक इसी प्रकार ये E है और ये E है, तो ये भी पूरा आपस में बराबर होगा, इसको हम लोग R2 मान लिए, तो ये हो जाएगा क्या E माइनस R2। हाँ सर हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से O, और इसको मैं नाम देता हूं S दे देता हूं। अगर आप देखें त्रिभुज OSM में ये त्रिभुज, तो ये देखिए एक कोण हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये कोण R1 है, ये कोण R2 है, तो ये कोण क्या हो जाएगा सर जी 180 माइनस R1 R2, 180 माइनस R1 प्लस R2। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप कर चुके हैं, अब खत्म। कैसे बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सा ट्रिक। यहां तक आपको पूरी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, समझ में आ गई है। अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा बहिष्कोण, मैथ में पढ़ा होगा बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है सर जी, बहिष्कोण अगर किसी त्रिभुज के बाहर बना कोण बहिष्कोण कहलाता है। जैसे ये हो गया हमारा विचलन कोण, ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण के बराबर क्या होता है सर, उसके नीचे वाले उसके सटे हुए कोणों को छोड़कर त्रिभुज के दोनों भुजाओं के बीच बने कोणों को बहिष्कोण के बराबर होता है। क्या होता है, बहिष्कोण बराबर त्रिभुज की दोनों भुजाओं के कोण का योग। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्योंकि चूंकि विचलन कोण या लैम्डा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, अतः ये आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। लैम्डा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, यहां तक किसी को समझ में आया। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब देखिए हम लेते हैं त्रिभुज SOM। त्रिभुज SOM ले लें, नहीं त्रिभुज SOM लेके क्या करेंगे सर, आप अचार डालेंगे, नहीं भाई ठीक है अचार नहीं डालेंगे। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ये, इसको नाम दे देते हैं, हम लोग पहले PQ डाल दिए हैं, तो हम लोग देते हैं क्या दे दे X Y और Z, ये प्रिज्म का नाम हो गया। अब आप प्रिज्म को देखिए, XOSM, ये एक चतुर्भुज है क्या, इसको पूरा भूल जाइए, XOSM एक चतुर्भुज है। हाँ सर जी एक चतुर्भुज है, तो यहां से हम लिखेंगे चतुर्भुज। फिगर में आप ध्यान से देखिएगा, XOSM में अब हमने ये चतुर्भुज लिया, मैं इसको आपको यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ। ये चतुर्भुज हमारा ये हो गया X, ये X ऐसे हो गया, और ये हो गया यहाँ पे M, और यहाँ पे हो गया ये O, और ये है ऐसे S, जिसमें ये कोण क्या है हमारा 180 माइनस R1 प्लस R2, और ये कोण हमारा A है, और ये कोण क्या है सर जी, ये पृष्ठ है और ये तो अभिलंब है, तो पृष्ठ अभिलंब के बीच 90 अंश का कोण होता है, तो ये हमारा 90 अंश। और सेम चीज ये भी है, ये भी क्या है, ये पृष्ठ है और अभिलंब है, तो इनके बीच क्या होगा 90 अंश का कोण होगा। अच्छा, तो यहां से आप कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर बताइए ना डायरेक्ट। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री। हाँ सर 360 डिग्री, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि A प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360। यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है? नहीं सर कोई कन्फ्यूजन नहीं।
अब देखिए 90 90 90 90 और ये 90 90 180 क्या हो जाएगा, तो a माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360 माइनस 360, या a इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो ये r को उधर लेके चले जाते हैं, R1 प्लस R2। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। इसको हमने क्या किया, समीकरण 2 दे दिया। आप चाहिए तो मैं यहाँ पे भी आपको चतुर्भुज बना ही देता हूँ, त्रिभुज भी बना देता हूँ। ये वाला जो त्रिभुज हमने यूज किया है कौन सा है, ये लैम्डा है हमारा, ये कोण, और ये O है और ये M है। इसको मान लीजिए हम दे देते हैं R, तो यहाँ पे R हो जाएगा। ये क्या है हमारा I माइनस R1 और ये E माइनस R2। फिगर देख के आपको हो सके तो आसानी समझ में, क्योंकि इसका बनाया था तो मैंने उसका ही फिगर बना दिया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो हम समीकरण ए में R1 R2 की जगह ए रख सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं आप ये बताइए। आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 में रख देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में 2 से R1 प्लस R2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, अर्थात विचलन कोण इक्वल टू I प्लस E माइनस A। क्या बन गया, I प्लस E माइनस A। अच्छा, अब हम जाएंगे, देखिए अब न्यूनतम विचलन की कोण को समझिए। प्रिज्म क्या होता है, छोटा सा होता है, तो उसमें विचलन कुछ खास बड़ा होता नहीं है, ठीक है। और हमने देखिए तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। क्या कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम, नीचे देखें लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं यहीं से लिखता हूं। देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, इसको न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखिए क्या होता है कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अर्थात I बराबर E, क्या होता है, I बराबर E। और ये भी तो क्या है, ये अपवर्तन है और ये आपतन कोण है, तो यहां से तथा इसको भी मैं रेड से डालता हूं, तथा R1 बराबर R2। ये कब होता है, ये विचलन की स्थिति में होता है, न्यूनतम विचलन से। तो R1 बराबर R2, मैं इसको R मान लेता हूं, बराबर मान लीजिए इसको हम R मान लेते हैं, कोई कोण, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने, कोई कोण R के दोनों बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से A बराबर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं A इक्वल टू R प्लस R इक्वल टू 2R, या R बराबर A/2, R बराबर A/2। ठीक इसी प्रकार इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। तो हम समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को भी मैं आपको बताता हूं। समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, 3 से क्या लिख सकते हैं, ये R बैठ गया हमारा, समीकरण 3 कहाँ गया, ये I1 और ये I प्लस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I लिख सकते हैं, E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए मैं इसको उधर देता हूँ, या ऐसे आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 2I माइनस A, या I इक्वल टू क्या, लैम्डा प्लस A अपॉन में 2। यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर है। चलिए I इक्वल टू A अपॉन
2। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं और ऊपर लिख देता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम इसको, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ ना, लिख सकते हैं हम I = लैम्डा प्लस a अपॉन में 2। हाँ सर, ये भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, तो हम जानते हैं प्रिज्म का अपवर्तन का सूत्र हम निकाल रहे हैं। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र हम जानते हैं कि अपवर्तन, बस हो गया हमारा खत्म। हम जानते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र, तो हम जानते हैं n बराबर sin I बटे sin R। तो यहां से हम अपवर्तन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin I की वैल्यू कितनी है, लैम्डा प्लस a/2, लैम्डा प्लस a/2 बटे sin R अर्थात a/2 हो गया हमारा प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। हो गया, प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र हमारा हो गया। अब एक स्थिति और आ जाती है, जब प्रिज्म पतला हो, क्या आती है। अब हमसे कोई बोल देगा भैया प्रिज्म तो बहुत पतला है। जब प्रिज्म पतला हो, जब प्रिज्म पतला हो, तो उस स्थिति में क्या होती है कि साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं साइन थीटा बहुत छोटा है, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, n = लैम्डा a/2 अपॉन में a/2 बस लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 हमारा कट गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, = लैम्डा प्लस a/a, लैम्डा प्लस a/a। अब हम अगर इधर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दें और a को इधर भेज दो, तो ये हमारा लैम्डा = हो जाएगा क्या, na माइनस a। और अगर हम a को कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, लैम्डा = n-1 या लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा तब, n-1, n-1। जब प्रिज्म पतला होगा तब ये लगेगा, जब प्रिज्म बोला रहेगा कि पतला है तब ये सूत्र लगेगा। कब ये सूत्र लगेगा, जब बोला होगा कि प्रिज्म बहुत पतला है। सॉरी, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से थोड़ा सा, क्या यहाँ पे, कि लैम्डा = an-1। जब प्रिज्म पतला होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, लैम्डा = n-1 का सूत्र लगेगा। अभी यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिज्म से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आपको फिर से समझा देता हूँ। क्या हुआ है, पहले हमने यहाँ से PO हमारा आपतन कोण है, ये आया PO, हमने आपतन कोण डाला, तो फिर अभिलंब हमें खींचेंगे, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब कैसे जाता है, अभिलंब हमेशा अपवर्तक तल के लंब होता जाता है, ये बात हमने आपको बता चुका है। हाँ सर, ये भी बात सही है, हमेशा अपवर्तक तल के लंबवत जाएगा। हमने इसको क्या किया, अभिलंब एक लंबवत डाल दिया। जब हमने इस पर एक अभिलंब लंबवत डाला, तो ये क्या है, विरल माध्यम है, और प्रिज्म क्या है, हमारा सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ये इधर जाने वाली थी, तो ये झुक गई है अभिलंब की ओर, ये हमारी होगी किरण अपवर्तित किरण। अब जब ये दूसरे तल के पास पहुंचती है तो ये हमारा क्या हो गई, इसके लिए तो अभी दूसरे तल के लिए तो ये अब आपतित किरण हो गई। जब ये आपतित किरण हो तो यहाँ से भी अपवर्तन होगा, तो फिर हमने यहाँ से एक अभिलंब खींचा तल के लंबवत, तब ये विरल सघन से विरल में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो ये अभिलंब के पास था तो ये दूर चला गया अभिलंब से। ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया, ये हमारा आपतन कोण हो गया। इसके लिए प्रथम पृष्ठ के लिए हमारा क्या हो गया, अपवर्तन कोण, और ये अपवर्तन कोण, और द्वितीय पृष्ठ के लिए आपतन कोण। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिलंब एक दूसरे से पीछे काट रहे हैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया, आपतन कोण को आगे बढ़ाया, अपवर्तन कोण को पीछे बढ़ाया। तो वो अपवर्तन कोण, आपतन कोण को जब आपतन कोण को आगे बढ़ाया जाता है, अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो वो दोनों जिस कोण पर काटते हैं उसे विचलन कोण कहते हैं। ये विचलन कोण हमारा बन गया। अब हमने क्या जाना कि ये देखिए, ये भी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनी है, ये भी अभिलंब और आपतित किरण के बीच आई बना हुआ है, और ये भी अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इनके बीच भी कोण आई ही बनेगा। लेकिन ये आर था तो ये I - R होगा। ठीक इसी प्रकार ये E - R2 हो गया। अगर आप मैथ वाले से भी पढ़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा कि OMS एक क्या है, त्रिभुज है, और ये त्रिभुज के R1 R2 भुजा है।
R1 और R2 कोण है दो, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो हमने क्या लिख दिया 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे हमने उठाया कि ये हमारा त्रिभुज है क्या ROM हमने त्रिभुज लिया जिसका क्या है लेम्डा अर्थात विचलन कोण क्या है बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का नियम क्या होता है, बहिष्कोण का नियम इस कोण को छोड़कर त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो लेम्डा इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट खोला, तो ब्रैकेट खोला कि प्लस था तो साइन चेंज नहीं हुआ, फिर हमने I1 प्लस I को आगे रख लिया, फिर माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2 लिख दिया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने चतुर्भुज लिया XOSM। क्या लिया XOSM चतुर्भुज लिया। अब ये चतुर्भुज का ये कोण जो था ये क्या था हमारा अपवर्तक कोण, और ये देखें हम कि ये अभिलंब है और ये पृष्ठ अभिलंब और पृष्ठ के बीच 90 अंश का कोण होता है। तो ये दोनों कोण 90 अंश और ये हमारा क्या था 180 माइनस R1 प्लस R2। हाँ सर सही है। हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का सम योग जो होता है वो 360 होता है, वो फॉर्मूला हमने लगाया। तो यहाँ से हमने पाया क्या कि A इक्वल टू R1 प्लस R2। हाँ सर, अब हमने ये समीकरण 1 में R1 प्लस R2 की वैल्यू रख दी A, तो ये हमारा एक तीसरा समीकरण बन गया विचलन कोण बराबर आपतन कोण प्लस अपवर्तन कोण माइनस अपवर्तक कोण। अच्छा, अब हमने क्या बोला, अब हमें पता चला कि न्यूनतम प्रिज्म क्या होता है, न्यूनतम विचलन होता है। ये आपको चीज़ याद थोड़ा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है ये अपवर्तन कोण के बराबर होता है। I और R बराबर होते हैं, सॉरी I और E बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपतन कोण विचलन कोण के बराबर, सेम इसी प्रकार ये भी हो गया आपतन विचलन के बराबर हो गया। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, समीकरण 2 में जब रखा ये दोनों कोणों को बराबर, हमने क्या मान लिया कि जो R1 है R2 है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मान लिया ये R है, ये आप चाहे तो ये R1 और R1 ही लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने यहाँ पे R रख दिया। तो ये E इक्वल टू 2R हो गया या R इक्वल टू A/2 हो गया। हमारा मकसद क्या था, हम जानते हैं कि N इक्वल टू साइन I बाई साइन R होता है, तो हमें IR की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने वहाँ से यहाँ निकाल दिया, R की वैल्यू हो गई A/2। ठीक इसी प्रकार जब हमने इसमें E इक्वल टू I रख दिया तो ये हो गया 2I माइनस A, या हम लिख सकते हैं I इक्वल टू लेमडा प्लस A/2। अब हमें निकालना था अपवर्तनांक, तो हमने लिख दिया N इक्वल टू साइन I की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो हो गया लेमडा प्लस A/2। फिर उसी प्रकार लेमडा प्लस साइन A/2 हो गया, R की वैल्यू रख दी A/2। तो ये हमारा अपवर्तनांक का सूत्र या अपवर्तन का सूत्र निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अब हमें पता चला कि जब प्रिज्म एकदम पतला हो, हमें बताया जब प्रिज्म एकदम पतला है, हम जानते हैं जब प्रिज्म एकदम पतला है तो साइन थीटा का थीटा क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। अपवर्तन कोण आपतन कोण बहुत ही छोटे होंगे। जब बहुत ही छोटे होंगे तो हमने आपको बहुत ही बार बता चुका है कि साइन थीटा में जब थीटा बहुत छोटा होगा या टेन थीटा में जब थीटा बहुत छोटा होगा तो उस स्थिति में साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है और टेन थीटा इक्वल टू भी थीटा होता है। तो फिर वही चीज़ मैंने रख दिया यहाँ पे साइन लेमडा प्लस A/2 को, तो यहाँ से थीटा बहुत छोटा था तो ये साइन लेमडा प्लस A/2 किसके बराबर हो गया, बस लेमडा प्लस A/2। तो यहाँ से साइन हट गया, यहाँ से साइन हट गया। अब ये फॉर्मूला 2 से 2 कट गया तो साइन A प्लस बाई A बचा। फिर मैंने क्या किया, A का N में मल्टीप्लाई कर दिया और A को दूसरी साइड भेज दिया, तो यहाँ से बच गया बस लेमडा इक्वल टू NA माइनस A। अब यहाँ से हमने A कॉमन लिया तो लेमडा इक्वल टू AN-1, यही सब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सोचिए बस इस फिगर आप बना लेंगे तो सारी चीज़ें आपको चीट करनी है, बस सारी चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगी। और अगर आपको कोई 8 नंबर दे तो क्या इसमें आपको समय लगेगा? कोई कह रहा है हम इसी के लिए बस आपको 8 नंबर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप 8 नंबर नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे। इसी चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ कि डिराइवेशन करना बहुत ही आसान है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप कोई डिराइवेशन की जगह कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा में डिराइवेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन हल करते हैं तो वहाँ पे तो आपका रटा रटा क्वेश्चन आएगा नहीं, उसके नंबर चेंज रहेंगे, उसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, मान लीजिए आप एकदम सही भी कर रहे हैं तब भी एक मन में रहता है कि शायद गलत हो सकता है, वास्तविकता भी कहीं प्लस माइनस में आप गलत कर दें, छोटी जगह गलत कर दें, वहाँ पे भी गलत हो सकता है। अगर आप किसी बड़े से प्रश्न का उत्तर लिखने लगे जो वर्ड टाइप रहते हैं, जैसे नेत्र बनाकर चित्र बनाकर लिखना है, ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना, बड़ी बड़ी क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, उसमें आपका समय भी जाता है और एग्जामिनर क्या कहता है उसको अच्छे से नहीं पड़ता, उसमें 1-2 मार्क्स निश्चित ही कट जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी की जगह जो ऑप्शन में अथवा करके आपको एक डिराइवेशन दिया हुआ है, अगर आप उसको करते हैं तो उसका उत्तर भी आपको मालूम है। उत्तर क्या आएगा, उत्तर ये आएगा, ये आपको मालूम है। तो कौन बढ़िया है,
सर जी डिराइवेशन पढ़िए, इसीलिए मैं कहता हूँ डिराइवेशन अच्छे से पढ़िए, डिराइवेशन अच्छे से पढ़िए, ये आपको भर भर के नंबर देता है। ठीक है, बोर्ड